हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। बच्चों, मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे, आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ। बच्चों, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इंफॉर्मेशन पहुँचा दूंगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला तो यही होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग आइडिया लेंगे एंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात होगी। कोऑर्डिनेट्स। सेकंड हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। थर्ड पैराबोला। फोर्थ इलिप्स। फिफ्थ हाइपरबोला। ये सारे सब टॉपिक हैं जिसके बारे में हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आज हम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स। तो इसके बारे में आपको जनरली आइडिया जो है क्लास 10th में होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक जो है कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का क्या था। वहाँ पे हम लोग पॉइंट को देखते थे, पॉइंट को ऑब्जर्व करते थे, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस देखते थे, फिर सेक्शन पर फार्मूला पढ़ते थे और ट्रायंगल के बारे में पढ़ते थे। तो बेसिकली जो है यहाँ भी वही बात होगी। तो चलो बच्चों, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस? बहुत ही बेसिक बातें। अब आपको आइडिया होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो किसी भी सरफेस पे, सरफेस का मतलब प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो लाइन पे आने वाला हर पॉइंट उस सरफेस पे मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच अगर लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट उस सरफेस पे मौजूद हो, इसको क्या बोलेंगे? प्लेन या सरफेस, ठीक है। ओके, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? प्लेन पे अगर आपने दो ऐसा एक्सिस ड्रॉ किया जो म्यूचुअली क्या हो? परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, ठीक है। ये होगा एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, ये तो आपको पता होगा, ये बेसिक आइडिया तो होगा ही आपको। अगर मैं प्लेन पे कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट जनरली एक्स एंड कॉमा वाई लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। अब एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, ये देखते हैं। तो अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दें एक्स एक्सिस पे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दें वाई एक्सिस पे, इस पॉइंट को पी नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पॉइंट P है, अगर मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस से इस P का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस जो है y होता है और ये गैप जो होता है वो x होता है। ये गैप x होता है, ये गैप क्या होता है? y होता है। इस हिसाब से ये भी x होगा, ओके, ये भी y होगा। अच्छा, जहाँ पे ये एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे कि P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो कितना है? y है, y यूनिट। P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? y यूनिट। और मैं अगर पूछूं P पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? क्या दिख रहा है फिगर में? एक्स यूनिट।
ये बेसिक आइडिया है, ठीक है, ये क्या है, बेसिक आइडिया है। अच्छा, अगर एक्सिस 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर, इस एक्सिस को रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर एक्सिस। कब, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे 90 पे, 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो इसको ऑब्लिक बोलते हैं, ऑब्लिक एक्सिस। इफ दे नॉट इंटरसेक्ट एट 90 देन इट इज कॉल्ड बाई ऑब्लिक एक्सिस, ऑब्लिक एक्सिस, दैट्स इट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तो 90 दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा हो कि ऐसे इंटरसेक्ट करें, ये हो गया एक्स एक्सिस आपका और ये वाई एक्सिस हो गया किसी एंगल पे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इन एक्सिस को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक एक्सिस, क्योंकि इनके बीच क्या है, एंगल 90 नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई एंगल होगा बट ये 90 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टाइटल है बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलर सिस्टम क्या होता है, पहले देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि बेसिकली आप अभी जो है डिस्टेंस में मेज़र करते थे पॉइंट को ओरिजिन से, अब जो है रेडियस और एंगल में मेज़र करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक्सिस है आपका, इनिशियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान सकते हो, ये आपका इनिशियल एक्सिस है, ठीक है, सपोज एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जो है थीटा ऊपर जाना है, थीटा ऊपर जाना है, थीटा ऊपर जाने का मतलब ये है कि यहाँ से आपने एंगल थीटा ऊपर मेज़र किया और इस पॉइंट पे पहुँच गए आप, इस पॉइंट को पी मान लो, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर आर है तो आप इस पी को आर और थीटा में ऐसे लिख सकते हो, इस पी का कोऑर्डिनेट है आर और थीटा, आर और थीटा, ये रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्टली ये आर थीटा नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। वेक्टोरियल एंगल थीटा होता है और आर का मतलब रेडियस वेक्टर होता है, ठीक है। आपने इस पॉइंट को आर थीटा में आपने शो कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये एग्जैक्टली फिगर नहीं है आर थीटा, इसका कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली आर थीटा नहीं होगा। बट यही अगर पॉइंट अगर नीचे होता, पी अगर नीचे होता तो क्या होता, एग्जैक्टली अगर ये नीचे है, इसको आप ये बोल सकते हो कि ये जो लाइन है वो 90 बनाएगा यहाँ पे, या फिर इसको पी डैश बोल दो। पी डैश जो है पी का इमेज पॉइंट है, अगर ये बोलते हो तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस आर होगा और ये एंगल क्या होगा, चूँकि आप जब ऊपर गए थे मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब आप नीचे जा रहे हो मतलब क्लॉकवाइज सेंस में तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस बार, आर और माइनस थीटा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जैक्ट वो पॉइंट क्या होगा, एग्जैक्ट वो पॉइंट क्या होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना पड़ेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मैं पी लेता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, एक्स कोमा वाई होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कोमा वाई पॉइंट है। अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट में देखना चाहता हूँ, मतलब आर और थीटा में देखना चाहता हूँ, तो कैसे देखोगे आप, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओरिजिन से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें और इस डिस्टेंस को आर मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिस्टेंस होता है एक्स और ये डिस्टेंस होता है वाई, ठीक है। अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एक्स और वाई किसके टर्म में, आर और थीटा के टर्म में, ठीक है। तो वो आपको आंसर दे देगा। तो फाइनली जो है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा एक बार अप्लाई कर देता हूँ और कॉस थीटा अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल में
इस ट्रायंगल पर अगर साइन थीटा अप्लाई किया जाए तो साइन थीटा होता क्या है, पी बाई एच होता है, तो वाई अपॉन क्या होगा, आर होगा, तो यहाँ से वाई मिल जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, और अगर इस ट्रायंगल में कॉस थीटा अप्लाई कर देता हूँ तो कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच होता है, तो एक्स बाई आर होगा, तो यहाँ से एक्स क्या मिल जाएगा, आर कॉस थीटा। तो एग्जैक्टली आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई था किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, क्योंकि एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा है और वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से निकाल सकते हो आप। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है, मुझे आर बताओ। आर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। तो स्क्वायरिंग करके अगर ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज़ आप निकाल सकते हो, एंगल। तो एंगल के लिए क्या करो, इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वाई को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स से। ठीक है, तो क्या होगा, वाई बाई एक्स होगा, इक्वल यहाँ पे क्या होगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10 होता है। ठीक है, तो मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल क्या होगा, 10 इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, इतनी सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं, पॉइंट whose polar coordinate are is, ले लेते हैं 5 और पाई माइनस 10 इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास जो है क्या दिया है, पॉइंट दिया है, किस सिस्टम से, पोलर सिस्टम से। ठीक है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब एक्स वाई फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैंने बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर और थीटा से। इसका मतलब आर कॉमा थीटा है, तो ये है आर और ये है पूरा थीटा, ये कॉमा है बीच में। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये पता चल गया आर क्या है, थीटा क्या है। अब जो है हम निकालते हैं। अब आपको ये पता होगा कि x इक्वल क्या होता है, x इक्वल होता है आर कॉस थीटा और y इक्वल क्या होता है, आर साइन थीटा। बेसिकली आर भी पता है और थीटा भी पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो थीटा है वो पाई माइनस 10 इनवर्स ऑफ 4 है, जो थीटा है वो पाई माइनस 10 इनवर्स 4 है। कोई बात नहीं, रखते हैं इसको। ठीक है, तो x निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x के लिए r तो फिक्स है 5, कॉस थीटा की जगह आपको ये रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स ऑफ, ये 4/3 है, ये क्या है 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। अब एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -5 कॉस थीटा, थीटा की जगह ये है 10 इनवर्स ऑफ 4/3। अब रिजल्ट आपका 10 इनवर्स में है, अगर ये कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग होता तो कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो 10 इनवर्स ऑफ 4/3 को क्या मान लो, थीटा मान लो, तो यहाँ से 4/3 इक्वल क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ट्रायंगल बना सकते हो आप। ठीक है, ट्रायंगल, तो 10 क्या होता है, P/B होता है, तो P ये हो गया, B ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको पता ही है
ये बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है। टेन थीटा अगर 4/3 है तो टेन क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी एच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 4 5 ये कॉम्बिनेशन बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको तो कॉस चाहिए, कॉस से मतलब है, तो यहाँ से कॉस क्या होगा, यहाँ से आप कॉस, इस ट्रायंगल को देख के कॉस क्या लिख सकते हो आप, कॉस 3/5 होगा, 3/5। तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, क्योंकि आपको कॉस इनवर्स में देखना था। तो यहाँ से जगह चूँकि बहुत ही कम है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -5 ऑफ कॉस। अब ये टेन इनवर्स 4/3 किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप y निकाल सकते हो, ठीक है, जगह कम है, नहीं तो y मैं अच्छा निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। y यहाँ पे जगह है, तो y इक्वल क्या होगा, r साइन थीटा, तो r की जगह कितना है, 5 है, साइन थीटा, थीटा कहाँ पे है, पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3, पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3, ठीक है। ये कितना होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 5 साइन थीटा, थीटा की जगह ये क्या है, टेन इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ ट्रायंगल से देख लो, साइन क्या होता है, साइन होगा p/h, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5, तो 5 साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y क्या मिल गया, y मिल गया 4, ठीक है। तो x मिला है -3, y क्या मिला है, -4, यहाँ लिख देते हैं y क्या मिला, -4। ओके, तो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दिया, ठीक है। क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है, x इक्वल -3 और y इक्वल -4। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट सिंपल सा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इन अ प्लेन। तो ये तो पता ही होगा, ठीक है, 10th से पढ़ते आए हो। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होता है, PQ √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगा, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, तो मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं 2 लाइन जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लाइन ये है जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, और एक लाइन ये है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका नाम मैं AB दे देता हूँ, इसका नाम मैं PQ दे देता हूँ, ठीक है। और कोऑर्डिनेट इसका मैं कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेता हूँ, इसका x2 y2, ठीक है। सेम गोज इसका भी x1 y1 ले लेता हूँ और इसका x2 y2 ले लेता हूँ। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि कोई लाइन अगर x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो उनके बीच डिस्टेंस, एक्चुअली ये लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट है। कोई अगर लाइन सेगमेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है और उन दोनों के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता हो आपको x1 y1 x2 y2, तो इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, तो आप देख सकते हो इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस तो मेज़र अगर करना है तो आपको ये पता है कि ये रहा आपका ओरिजिन, ये ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x2 होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो, यहाँ भी,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x2, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x1, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस आपको निकालना है AB, तो आपको क्या करना होगा, मॉड में x2 माइनस x1 करो या फिर मॉड में x1 माइनस x2 करो, बात एक ही है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर डिस्टेंस आपको PQ का देखना है, डिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब हाइट नापना है, तो हाइट कौन बताता है, y बताता है, तो इसके बीच हाइट क्या होगा, y2 माइनस y1 करो या फिर y1 माइनस y2 करो मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, बहुत छोटी बातें हैं, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, जैसे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ABC अगर कोलिनियर होगा उसका मतलब क्या है, वो एक लाइन में होंगे, उसका मतलब क्या है कि AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल AC डिस्टेंस होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप 9 से पढ़ते आए हो, ये आपको आइडिया होगा, तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले टाइटल की तरफ। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला टाइटल है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। मान लो कोई इनिशियल लाइन है आपके पास, ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस भी हो सकता है, और कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट है, P और Q ले लो, मान लो ये P है और ये Q है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करते हैं, ये डिस्टेंस R1 मान लो और ये डिस्टेंस R2 मान लो। ठीक है, एंगल भी देखना पड़ेगा, तो इस एंगल को मैं θ1 मान लेता हूँ, R1 के साथ θ1 ही मैच करेगा, और इस एंगल को मैं θ2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपको बीच वाला एंगल दिख रहा होगा, ये बीच वाला एंगल क्या होगा, ये पूरा θ1 है, ये θ2 है, तो ये क्या होगा, θ1 माइनस θ2, बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ऑरिजिन मानते हैं, बट यहाँ पे पोल बोला जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ओरिजिन बोलते हैं, बट यहाँ पे पोल, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, बट यहाँ पे इनिशियल लाइन। ओके, तो अगर आपको डिस्टेंस देखना है इस PQ का, डिस्टेंस देखना है इस PQ का, तो उसके लिए जो रिजल्ट होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। PQ का जो डिस्टेंस फार्मूला है पोलर में, वो होता है अंडर रूट, देखो कितना आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है, A² ऐसे कुछ B² माइनस 2AB। ठीक है, AB की जगह R1 R2 ले रहा हूँ, उसके बाद कॉस, ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल क्या है, θ1 माइनस θ2, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप बच्चों ये रिज़ल्ट आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ये अगर नहीं होता तो ये क्या होता, ये फार्मूला है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का, और कॉस, इन दोनों के बीच एंगल लिख दो, ख़त्म कहानी। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है बच्चों सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, आई होप बच्चों ये भी आपको पता होगा कि अगर कोई लाइन लेते हैं, लाइन सेगमेंट AB, और यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट आ गया, सपोज C, और पॉइंट C जो है इस AB लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप देख सकते हो C क्या है, C तो इंटरनल पॉइंट है ना, इंटरनल पॉइंट क्योंकि अंदर है AB के, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है x इक्वल क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n,
और y इक्वल क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपको पता इसलिए होगा क्योंकि 10th में है, ठीक है। अब x1 x2 y1 y2 क्या है, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है, xy इसका कोऑर्डिनेट है, जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा एक्सटर्नल, ये भी हो सकता है कोई पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। मान लो सी पॉइंट है, इस बार इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट आज भी x1 y1 है, ये है x2 y2, और ये पॉइंट सी, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। सी जो है ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n रेशियो में। इसका मतलब ये पूरा m हो गया, ठीक है, और ये n हो गया। सी बेसिकली सी ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, सी ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए सी अपॉन बी सी m/n है। यहाँ पे इंटरनल डिवाइड कर रहा था, तो इसका मतलब था ए सी अपॉन बी सी इक्वल m/n था। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क होगा, बस यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है, आपको पता होगा क्या हो जाता है, माइनस। तो ये हो जाएगा x इक्वल mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, y इक्वल क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि अगर C जो है ए बी का मिड पॉइंट बन जाए, C अगर ए बी का मिड पॉइंट बन जाए, नोट करके लिखवा देता हूँ, इफ C became मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन आपको पता होगा कि C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ C डायरेक्ट, ये तो सिंपल था, क्या होगा x1 प्लस x2/2 x इक्वल, और y क्या होगा y1 प्लस y2/2। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कई जगह इसका यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है बच्चों हार्मोनिक कॉन्जुगेट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि अगर वर्ड यूज़ कर दिया तो हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे मान लो कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो पॉइंट, एक पी है, बीच में नहीं लेना है कहीं, चलो यहीं भी ले लो, एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट कहीं बाहर क्यू है। पी क्या कर रहा है, ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, और क्यू क्या कर रहा है, ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n रेशियो में, ठीक है। ये ध्यान देना है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे हैं पी और क्यू, जो एक जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, और एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। देन पी और क्यू जो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोले जाएंगे। देन पी एंड क्यू आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि AP, AB और AQ ये आते हैं HP में। HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बेसिकली वहाँ पे 11 के कोर्स में यही पढ़ाया जाता है, एक होता है AP, एक होता है GP, एक होता है HP, ठीक है। HP आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये है कि मेंस और एडवांस के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत आसान होता है, EP का रिवर्स होता है, समझ जाओ।
कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे, लेकिन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ए कोई पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट किसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, 3 अगर नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इनका रेसिप्रोकल जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि 1/AP, याद रखना इस चीज़ को, 1/AB और 1/AQ ये किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। HP और AP एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है, ओके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप रिजल्ट तो आपको पता ही होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल क्या होता है, बीच वाले का डबल, एंड वाले का सम इक्वल होता है। बीच वाले का डबल और एंड वाले का सम, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बीच वाले का डबल कर दो तो 2/AB इक्वल होगा 1/AP प्लस 1/AQ। तो बेसिकली ये रिजल्ट आता है किस में, हार्मोनिक कॉन्जुगेट में। तो पता ही होगा ना, ABC अगर AP में है तो 2B = A+C होता है, ठीक है। इसी रिजल्ट से मैंने ये लिख दिया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो जब भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला वर्ड यूज़ होगा तब आप इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइटल है वो ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है ना, कि ट्रायंगल में आपको क्या देखना होता है। ट्रायंगल में आपको सेंट्रॉयड निकालना होता है, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। इन 4 के बारे में आपको पढ़ना है ट्रायंगल के केस में, ठीक है ना। तो चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, प्यारा सा। मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है। अगर ये ABC है, इसका कोऑर्डिनेट ABC है, और यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, और इसका x3 y3 है। तो ये तो आइडिया होगा कि सेंट्रॉयड कैसे मिलता है। तो सेंट्रॉयड कैसे मिलता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल में मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो सेंट्रॉयड देता है। तो मान लो ये मीडियन रहा, ये दूसरा मीडियन है, और ये तीसरा मीडियन है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे क्या जनरेट होगा, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड को G से डिनोट करते हैं, G से। अब G की वैल्यू क्या होता है, तो G की वैल्यू के लिए आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कि चूँकि ये सेंट्रॉयड है और सेंट्रॉयड पे बॉडी का मास जो है सेंटर्ड होता है, ठीक है। बॉडी का मास क्या होता है, सेंटर्ड होता है। अगर इस थ्योरी को यूज़ करें तो x1 x2 x3 क्या है, 3 बॉडीज़ हैं, ABC 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो इनका मास इस पे अगर सेंटर्ड है तो टोटल मास अगर हम कैलकुलेट करें इस पे कितना होगा, तो x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3 होगा। ये जनरली मतलब बोलने जैसा है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, बट ये कि हाँ इस बॉडी का सारा वेट किस पे होता है, सेंट्रॉयड पे ही होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, समेशन ऑफ x1/3 समेशन ऑफ y1/3, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इन सेंटर। तो इन सेंटर कैसे जनरेट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इन सेंटर कैसे जनरेट होता है, तो इन सेंटर जनरेट होने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अब इसको भी बना देते हैं एक बार, एक ट्रायंगल और बनाओ, ठीक है। ABC, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो इन सेंटर कैसे जनरेट होगा? इन सेंटर जनरेट होगा एंगल बाइसेक्टर से। तो ये रहा एंगल, इसका बाइसेक्टर, ये रहा एंगल, इसका बाइसेक्टर, ये रहा एंगल और इसका बाइसेक्टर, ठीक है। इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है। और इन सेंटर को अगर हम सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करें तो सर्किल के साइड्स को इंटरनली क्या करता है? टच करता है, इंटरनली टच करता है, ठीक है। ये याद रखना। ओके, अब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखने का जो तरीका है वो ये है कि आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, साइड का लेंथ पता होना चाहिए बेसिकली। तो ए के सामने हम ए मान लेते हैं, बी के सामने साइड लेंथ बी मान लेते हैं, ठीक है। और सी के सामने साइड लेंथ सी मान लेते हैं, ठीक है। तब आप इन सेंटर लिख सकते हो। इन सेंटर में होगा क्या? याद करना बहुत आसान है, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बट इतना सारा रिजल्ट आप एक साथ पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है। आपको बेसिकली रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट का प्रूफ, हर रिजल्ट का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे प्रूफ होगा, बट अभी देख लो। ये होगा AX1 कॉम्बिनेशन, देखो इसका, प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम ऐसे ही लिखना है, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब मैं प्रूफ का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बस आपको, ठीक है। इसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ पे ये x2 y2 और यहाँ पे अगर ये x3 y3 आप लेते हो, ठीक है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये साइड A है, ठीक है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो अगर A का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, A का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, वो सामने वाले को उस रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो इस एंगल को कंटेन करता है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस साइड का, सामने वाले साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? C/B, C/B होगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँ, अगर आपसे डायरेक्ट पूछूं कि चलो ये तो C/B हो गया, तो बस इतना पार्ट मुझे बताओ, मुझे बस इतना पार्ट बताओ। तो आप बोलोगे कि इतना पार्ट क्या होगा? C/C प्लस B होगा, ठीक है। बट ये पूरा लेंथ क्या था? A था, तो A का इतना पार्ट C/C प्लस B कितना होगा? तो A का C/C प्लस B पार्ट कितना होगा? AC/C प्लस B, ठीक है। ये टोटल लेंथ आपको पता चल गया, ये टोटल लेंथ पता चल गया। क्या हुआ? AC/C प्लस B। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हिट करेगा और यही तो आई होता है, यही तो आई होता है, ठीक है। ओके, मतलब आई तक पहुँचना है आपको। अब बताओ कि ये और ये, इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ, इसको मैं एक पल के लिए D मान लेता हूँ, ठीक है। मैं आपसे अगर बोलूँ कि DI इज टू IA क्या होगा? IA क्या होगा? तो आप बोलोगे कि दिस, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर
जो लाइन होता है वो सामने वाले साइड को उस रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो साइड को कंटेन करता है, मतलब जो एंगल को कंटेन करता है। ठीक है, जिस रेशियो में वो एंगल को कंटेन करता है। देखो एंगल बाइसेक्टर लाइन जो है सामने वाले साइड को उस रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो एंगल को कंटेन करता है। तो एंगल को कंटेन किस रेशियो में कर रहा है? AC/C+B, AC/C+B। ये लेंथ है, ये एक लेंथ है, और ये C क्या है? एक रेशियो है, याद रखना इस चीज़ को। तो आपको लेंथ से मतलब है। इस टू क्या होगा? C होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ, इस रेशियो में C+B से मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर C+B से मल्टीप्लाई कर रहे हो, C+B से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, बट ये देखो यहाँ पे C तो कॉमन है, तो पहले इसको गायब कर दो। ये हो जाएगा A/C+B=1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो C+B से, तो ये कितना हो जाएगा? A/C+B। तो रेशियो क्या दिख रहा है? A/C+B। DI क्या है? A, तो DI क्या है? A, ये A होगा, और ये क्या होगा? C+B, ये होगा C+B। अब ये रेशियो आपको पता चल गया। रेशियो D तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि B का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, C का कोऑर्डिनेट पता है x3 y3, D जो है, जो पॉइंट है वो BC को C/B रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला से आप D का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। D का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, A का कोऑर्डिनेट आपको पता है। अच्छा, ये I इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? A/C+B रेशियो में। तो I का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रूफ वाला पार्ट। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट आप याद रखना। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखते हैं एक्स सेंटर। एक्स सेंटर कैसे बनता है उसको बनाते हैं। तो एक्स सेंटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स सेंटर। एक्स सेंटर ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, एक्स सेंटर क्रिएट कैसे होता है? तो एक्स सेंटर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस AB को आगे प्रोड्यूस करो, इस AC को आगे प्रोड्यूस करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल दिख रहा होगा, यहाँ भी एक्सटर्नल एंगल दिख रहा होगा। इसका एंगल बाइसेक्टर निकालो। एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ओके। अब क्या मैं कर रहा हूं? इस A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कर रहा हूं। और ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके मिलता है। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके मिलता है। तो जहां पे ये तीनों जो है मिलते हैं उसको एक्स सेंटर बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं I1 नाम दे देता हूं, इसी को एक्स सेंटर बोला जाता है। मतलब बाहर सेंटर मिल रहा है, एक्स सेंटर। ये सेंटर कहाँ मिल रहा है? ट्रायंगल के बाहर मिल रहा है, इसलिए एक्स सेंटर। इसका मतलब ये है कि 3 एक्स सेंटर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, एक इधर आगे बढ़ाने पे मिलेगा यहाँ पे एक्स सेंटर, एक इधर जो है आगे बढ़ाने पे आपको यहाँ पे एक्स सेंटर मिलेगा। मतलब ट्रायंगल के पास 3 एक्स सेंटर होते हैं, ट्रायंगल के पास 3 एक्स सेंटर होते हैं। अच्छा, इस साइड को अगर A मानते हो आप, इस साइड को अगर B मानते हो आप, साइड लेंथ है ये, इस साइड को आप अगर C मानते हो, ठीक है, तो एक्स सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा I1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स सेंटर है ये, एक्स सेंटर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेम आपका जो है इन सेंटर जैसा ही होता है, बट छोटा सा फर्क होता है। क्या छोटा सा फर्क होता है? कि आप जैसे लिखते हो ना AX1 प्लस
बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये करते हो। बस करना क्या होगा आपको, इस ए के आगे माइनस लगा दो। ठीक है, इस ए के आगे माइनस लगा दो, बस बाकी कॉपी कर दो। तो वाई वाला क्या हो जाएगा, माइनस का ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। चूंकि ए के सामने जो है एक्स सेंटर बन रहा है, इसलिए ए की पहले माइनस। ये याद करने का तरीका है। ठीक है ना, याद करने का तरीका है बेसिकली। आई होप बच्चों आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। आई टू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आई टू निकालने के लिए मतलब बी के सामने वो बनेगा, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस बी एक्स टू होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा, बी बस नेगेटिव हो जाएगा। आई थ्री निकालने के लिए सी के पहले माइनस हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक्स सेंटर से क्या क्रिएट होता है, एक सर्कल क्रिएट होता है। ठीक है, और उस सर्कल क्या होता है, सर्कल ऐसे पास करता है, इन तीनों साइड को टच करता है एक्सटर्नली। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे जनरेट हो सकता है आई टू, एक सर्कल यहाँ पे जनरेट हो सकता है आई थ्री। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा एक्स सेंटर और इन सेंटर में डिफरेंस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है बच्चों सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या होता है, इसके बारे में लिख लो। ये होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। साइड किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ओके। इसका कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3। ठीक है, अब ये कैसे जनरेट होता है, इस साइड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हो, आप कंपास को यहाँ पे रखते हो। ठीक है, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, अंदर ड्रॉ करते हो। फिर यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद इंटरसेक्ट करते हो, और ये जो क्रिएट करता है लाइन, ठीक है, ये जो लाइन क्रिएट करेगा वो क्या होगा, एक तो परपेंडिकुलर होगा, ऊपर से बाइसेक्टर भी होगा। ऐसे परपेंडिकुलर तो होगा इस साइड के, और बाइसेक्टर भी होगा इस साइड का। ओके, यही आपको क्रिएट यहाँ भी करना है। कहाँ पे, इस साइड के अलॉन्ग। तो इस साइड के अलॉन्ग जब हम क्रिएट करते हैं तो कुछ ऐसा दिख जाता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे हिट करते हैं, ये ऑफकोर्स यहाँ भी बनेगा, तो ये जहाँ पे हिट करेगा उसको ओ नाम देते हैं। ओ, यही होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अच्छा, सरकम सेंटर की खास बात क्या होती है, इसकी खास बात ये होती है कि जब हम इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये तीनों वर्टेक्स से पास होता है। ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, पास होता है। ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सब सेम होता है। इसको कैपिटल आर बोलते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा, अब बात आया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ओ का कोऑर्डिनेट भी याद करना कुछ मुश्किल नहीं है। ओ का कोऑर्डिनेट याद करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, तो अगर साइन में अब लिखना चाहो तो साइन में होता है x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c डिवाइडेड बाई
साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये तो हो गया एक्स वाला कोऑर्डिनेट, कॉमा होता है, फिर वाई आएगा। तो वाई के लिए क्या होगा, वाई के लिए यही आएगा y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 3c, सॉरी साइन 2c डिवाइडेड बाई क्या होगा, वही साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये तो हो गया साइन में रिजल्ट, साइन में, ठीक है। बट अगर आपको सर्कम सेंटर कॉस में देखना है, कॉस में लिखना है, ठीक है, तो कॉस में कैसे लिखोगे वो बता देते हैं। कॉस के लिए आपके पास साइड भी पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली साइड मतलब ये ए है और ये साइड क्या है, साइड लेंथ बी है, और ये साइड लेंथ क्या है, सी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा AX1 कॉस ए प्लस BX2 कॉस बी प्लस CX3 कॉस सी डिवाइडेड बाई ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी, ठीक है, कॉमा। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा आपने, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम ऐसे ही लिख दो, AY1 कॉस ए प्लस BY2 कॉस बी प्लस CY3 कॉस सी डिवाइडेड बाई ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी, ठीक है। तो आप ये याद करो या ये याद करो, साइन में ये होगा, कॉस में ये होगा। इसमें आसान क्या है, इसमें साइड लेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट आंसर साइन 2a में आएगा, ठीक है। जो भी एंगल देगा उसका डबल कर देना है। और इसमें क्या है, आपको साइड लेंथ की भी ज़रूरत है, कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत है। ओके, जो आपको सूटेबल लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आखिरी टाइटल है बच्चों ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर, इसको H से डिनोट करते हैं। और ऑर्थो सेंटर बेसिकली होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ये किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब अगर यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपोजिट साइड पे, ठीक है, इन तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो H होगा, मतलब ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, वो आप आगे स्ट्रेट लाइन में सीख जाओगे कि मैं किन्हीं भी दो एल्टीट्यूड का, मान लो इसका और इसका, इक्वेशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इक्वेशन निकालूंगा, और इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लूँगा, वो आपको ऑर्थो सेंटर बता देगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो आपको क्या बता देगा, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। किसी भी दो एल्टीट्यूड का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है, टू इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। और उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलता है, दो इक्वेशन है अगर आपके पास तो दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो उससे आपको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो बेसिकली आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है बच्चों, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो और पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, बहुत छोटे छोटे रिजल्ट हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे 90 बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। और जो AC का मतलब हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो आपको सरकम सेंटर देता है, मिड पॉइंट, याद रखना इस चीज़ को। सेकेंड पॉइंट ये है
किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ठीक है, जितने भी सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स कितने हैं, जैसे सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, और सेंट्रॉयड हो गया, और ये तो सर्कम सेंटर है, ये इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर ओ हो गया। ऑर्थो सेंटर को एच नाम देते हैं, एच। ये क्या होता है, एक लाइन पे होते हैं, मतलब कोलिनियर होते हैं। ये क्या होते हैं, कोलिनियर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एच, ओ, आई और एच ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। थर्ड पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये आपको याद रखना है कि किसी भी इक्विलिटरल ट्रायंगल में जो जी, ओ, आई, एच होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोइंसाइड करते हैं, मीन्स एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ये सब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि हमेशा किसी भी ट्रायंगल में एच, जी, ओ, जो आपका सेंट्रॉयड होता है जी, वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ये याद रखना, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये एच है आपका, ये ओ है आपका, और बीच वाला क्या है, जी है। जी का मतलब सेंट्रॉयड, ओ का मतलब सर्कम सेंटर, एच का मतलब ऑर्थो सेंटर। किसी भी ट्रायंगल में जो आपका सेंट्रॉयड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में सब डिवाइड करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना ही बच्चों। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे स्ट्रेट लाइन की तरफ अगले वीडियो में। तो आई होप सब सारी चीज़ें जो है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। कुछ बेसिक चीज़ें थी, कुछ एडिशनल चीज़ें थी। आई होप सब समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। एंजॉय करके पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में स्ट्रेट लाइन की तरफ। तब तक के लिए पढ़ाई करो। बाय बाय।